आप, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। कांग्रेस ने झारखंड बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका दिया है। मांडू की बीजेपी विधायक जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए। वो झारखंड विधानसभा में बीजेपी के सचेतक थे। लोकसभा चुनाव से पहले पटेल को शामिल कराकर कांग्रेस ने बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया है। दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में पटेल को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। एक हम लोग दे देते हैं। बिल्कुल दीजिए, हम दोनों ये खुशी है जिनको हम बरसों से हम जानते हैं। आज हमारी विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जयप्रकाश जी आज जुड़े हैं। झारखंड में निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इनको लेकर जो आशा और भरोसा के साथ उन्होंने ज्वाइन कर हम लोग लिए हैं, इसका परिणाम हमें 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पर ये देखने मिलेगा। इन बात को विश्वास करते हैं। कांग्रेस में जाने से झारखंड की सियासत गर्मा गई है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने उनका पार्टी में स्वागत किया और कहा कि डर और लालच के कॉकटेल के आगे जेपी पटेल नहीं झुके और कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं बीजेपी ने जेपी पटेल के फैसले को आत्मघाती करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि अपने फैसले पर उन्हें पछताना होगा, पर उनके लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। धन्यवाद इसलिए कर दे रहा हूं पहले ही कि इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। मैं समझता हूं कि आज जब डर और लालच के कॉकटेल के आगे सब लोग नतमस्तक हो रहे हैं, वैसे समय में इन्होंने कांग्रेस का दामन थामना उचित समझा है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। जेपी पटेल का मामला अलग मामला है। मुझे लगता है कि पार्टी ने उनको सम्मान दिया, आदर दिया, सचेतक बनाया। बावजूद इसके अगर ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी से प्रभावित होकर काम है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है और इसमें जो भी आना चाहे उनका हम लोग सम्मान करते हैं। और जाने से भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से मुझे लगता है कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी तो हाल के दिन में वो जेएमएम से भाजपा आए, अब भाजपा से फिर कांग्रेस जा रहे हैं, तो जनता के बीच में उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी, ये सवाल है। वो गए हैं, अब आगे उनका भविष्य है। लेकिन मुझे लगता है एक युवा नेता थे, उनको इस तरह का आत्मघाती कदम नहीं उठाना चाहिए। जेपी पटेल के जाने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। देखिए, नुकसान और फायदा भारतीय जनता पार्टी कभी इसको सोची ही नहीं है। हम लोग अपने विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं और जो इस विचारधारा के साथ जुड़ता है हम उसके साथ आगे बढ़ते रहते हैं। एक जाता है 100 जुड़ता। और अंततः कांग्रेस के चंगुल में वो फंस गए हैं। अब कांग्रेस किस तरह से जोंक बन करके और खून चूसता है, हम लोग चूसे हुए लोग हैं। हम लोगों का खून चूसने का कांग्रेस ने काम किया था। तो मैं कांग्रेस के चरित्र को भली भांति जानता हूं, समझता हूं। और जयप्रकाश भाई पटेल जी को एक मित्र होने के नाते मेरा यह सलाह होगा कि आने वाला समय में धोखा के सिवा कांग्रेस ने आज तक किसी को कुछ दिया नहीं है। कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं है। तो ये कांग्रेस का चरित्र है। तो मेरी शुभकामना है वो गए हैं तो, लेकिन जब धोखा खाएंगे तो हमारे जैसे दोस्त ही उनको याद आएंगे और भाजपा का दरवाजा उनके लिए बराबर खुला है। जेपी पटेल डूबते जहाज में सवार हुए हैं। अब सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस का जहाज 24 में पूरी तरह डूब जाएगा। पटेल का जाना, पटेल को मेरी बहुत हमदर्दी है उस व्यक्ति के साथ। हम लोग के साथ विधानसभा में थे, साथी थे, लेकिन पता नहीं कभी कभी मत मारी जाती है। मुझे लगता है कि जेपी पटेल की भी मत मारी गई है और अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस में जाके वो अब कहीं के नहीं रहेंगे। वहीं झारखंड में इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान सोरेन परिवार बटा हुआ नजर आएगा। इस बार सोरेन परिवार की बड़ी बहू और छोटी बहू एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकती नजर आएंगी। बड़ी बहू सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो छोटी बहू कल्पना सोरेन जेल में बंद पति हेमंत सोरेन के लिए इंसाफ मांगती दिख रही है। एक ही परिवार की दोनों बहुओं ने विरासत की लड़ाई में अलग अलग राह पकड़ ली है। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर में आपको झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन नजर आ रही होंगी, जो सोरेन परिवार की छोटी बहू है, और दूसरी तरफ आपको गीता सोरेन नजर आ रही होंगी, जिन्होंने
माफ कीजिएगा, सीता सोरेन आपको नजर आ रही होंगी, जो बीजेपी में शामिल हो गई हैं और उन्होंने कई सारी वजहों को सामने रखा जिस वजह से वो बीजेपी में चली गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उनको उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं और हेमंत सोरेन की आवाज बनकर वो क्षेत्रों में जा रही हैं। तो बेसिक डिफरेंस देखिए, और जहां इस तरह का अंतर दिखेगा तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों का झुकाव किस ओर होगा। और सीता सोरेन जी दबाव के आगे झुक गई, और ऐसे भी सब कोई हेमंत सोरेन हो नहीं सकता। और जो दुर्गा सोरेन जी, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी जो आंदोलनकारी रहे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था। जब उनकी पत्नी के साथ पार्टी के भीतर षड्यंत्र हो रहा था, उनको किनारा कर दिया गया था, तो उस समय सीता सोरेन के आंसू इनको क्यों नहीं दिख रहे थे? तो आंसुओं की बात करने वाले लोगों को ना यही आंसू दूसरे परिजनों के भी काफी भारी पड़ेंगे। इतिहास गवाह रहा है कि राजनीतिक परिवार में विरासत की लड़ाई चुनावी कुरुक्षेत्र में चरम पर होती है। झारखंड में ये लड़ाई लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन जहां चुनाव प्रचार के दौरान जेएमएम की उम्मीदों का भार उठाएंगी, वहीं सीता सोरेन ने परिवार से अलग अपनी राह पकड़ी है। मंजिल किसके हाथ लगेगी यह तय जनता करेगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। वहीं सीता सोरेन की बीजेपी में शामिल होने के बाद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने पोस्ट किया है, जिसमें कल्पना सोरेन ने कहा है कि दुर्गा सोरेन हमेशा हेमंत सोरेन के लिए पिता तुल्य रहे। दुर्गा दादा के निधन के बाद हेमंत सोरेन राजनीति में आए और सामंती ताकतों से लड़ाई में जेल गए। कल्पना सोरेन ने कहा है कि हेमंत सोरेन ने झारखंडी की तरह लड़ने का रास्ता चुना, क्योंकि झारखंड के डीएनए में झुक जाना है ही नहीं। वहीं कल्पना सोरेन की पोस्ट के बाद सीता सोरेन की बेटी विजयश्री सोरेन का भी पोस्ट सामने आया, जिसे कल्पना सोरेन के पोस्ट का जवाब माना जा रहा है। अपने पोस्ट में विजयश्री सोरेन ने लिखा है, मुझे पता है पापा आप जहां भी हैं, आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। झारखंड को झुकाना नहीं, बचाना है। जोहार झारखंड। और ऐसे में सोरेन परिवार में जारी वार पलटवार अब सोशल साइट के जरिए सामने आता दिख रहा है। वहीं जेएमएम विधायक सीता सोरेन की बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि सीता सोरेन के सब्र का बांध टूट गया था और इसीलिए वो बिना शर्त बीजेपी में शामिल हुई, क्योंकि हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को आगे बढ़ाने के लिए अपने भाई की पत्नी सीता सोरेन को पीछे धकेल दिया था। क्या है, उनके जो पति हैं दुर्गा सोरेन, वो आंदोलनकारी रहे हैं। इस पार्टी को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जब से हेमंत सोरेन जी पार्टी में आए, पार्टी की कमान उन्होंने संभाली, मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, इन्होंने केवल भ्रष्टाचार किया, पार्टी के कार्यकर्ताओं को ध्यान नहीं दिया। किन परिस्थितियों में दुर्गा सोरेन जी की हत्या हुई, उसका सीबीआई इंक्वायरी के लिए लगातार डिमांड करती रही, उसके बारे में भी कुछ नहीं एक्शन लिया। और लीपा पोती की जो एक कोशिश होती रही, और दिन प्रतिदिन इनके सीता सोरेन और उनकी दोनों बेटी राजश्री और जयश्री कैसे पीछे चले जाएं, बैक बर्नर में चले जाएं, अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को कैसे आगे बढ़ाएं, यही उनका मुख्य उद्देश्य रहा। और फाइनली सब्र का जब बांध टूट गया तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। हम भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत करते हैं। वहीं आरजेडी ने झारखंड की 2 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। झारखंड प्रदेश आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा है कि पलामू और चतरा से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इस पर 1-2 दिन में सब कुछ साफ स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि गठबंधन अब तक सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं किया है। चल रही है और झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल पूरे मजबूती के साथ 2 सीटों पर लड़ेगी हर हाल में, चतरा और पलामू, और उसी में विलंब हो रहा है। और बहुत जल्द हमको लगता है 1-2 दिन के अंदर सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, कैंडिडेट का भी घोषणा हो जाएगा और यहाँ मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। यहाँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मानने वाले, माननीय तेजस्वी यादव के चाहने वाले लाखों लोग हैं।
वहीं कोडरमा के आरजेडी नेता अवधेश सिंह यादव की पीएम मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आरजेडी नेता अवधेश सिंह यादव धमकी देते सुनाई दे रहे हैं। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। साथ ही आरोपी आरजेडी नेता की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल 11 मार्च को इंडी गठबंधन की कोडरमा में बैठक हुई थी, जिसमें आरजेडी नेता सुभाष यादव की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। किसान अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उन पर गोली चलाया जा रहा है और हम अगर इसको गलत कहा जाएगा क्या? नहीं, उनका पर्सनल जवाब, वो दिखाएं इस चीज को। उन्होंने सवाल किया है कि आप उग्र क्यों हो रहे हैं। वहीं पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी आरजेडी नेता अवधेश सिंह यादव ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कभी भी पीएम मोदी पर किसी तरह की कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की ही नहीं है। वहीं बीजेपी ने आरोपी आरजेडी नेता पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। लोकप्रिय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन, कहीं से भी प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी का कोई नाम उसमें नहीं है। बहुत सारे चीजों पर चर्चा हुई थी। उसके बाद बात आई कि देश के किसानों पर गोली चलाया जा रहा है। उसी संदर्भ में ये बातें आई थी कि जो नीरव मोदी जैसे लोग जो देश का हजारों करोड़ रुपया लेकर के जा रहे हैं, उनको गोली मारने के बजाय देश के किसानों को गोली मारा जा रहा है। हमें यह कहने में जरा भी परहेज नहीं कि निश्चित तौर पर देश की जनता इससे इत्तेफाक रखती है कि गोली किसको मारा जाना चाहिए। वो क्या अच्छा बोले हैं, क्या उनके लिए सम्मानजनक सूचक शब्द बोले, ये उनको बताना चाहिए। अब नया वीडियो डालना चाहिए। वो तो प्रेस वार्ता के बीच में कहे हैं ना, क्योंकि उस समय मुझे सुनाई दे रहा है कि प्रेस वालों ने भी पूछा कि भाई द्विवेदी जी आप कहाँ ले जाना चाह रहे हो झारखंड को, बंगाल की तर्ज में यहाँ भी हिंसा कराना चाह रहे हो क्या? तो उन्होंने कहा भाई हम लोग बंदूकें खरीदे थे, हमने ये किया था। तो वो तो बता रहे हैं कि उन लोगों के जमाने में भरतहर कैसी कैसी बंदूकें होती थी जो चलाते थे, करते थे। तो ये तो सारा प्रहार उनका कहाँ पर है? वो मोदी जी पर और एनडीए गठबंधन के ऊपर। वहीं राजधानी रांची में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस मौके पर विपक्ष के नेता अमर बाउरी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, विधायक बिरंची नारायण, विधायक अमित मंडल, विधायक पूची मुंडा सहित कई नेता शामिल हुए। इस मौके पर चुनाव की तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। आज चुनाव संचालन समिति का विभिन्न विभागों का जो बंटवारा कार्यकर्ताओं के बीच में किया गया है, उन विभागों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी और हम सभी कार्यकर्ता जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो देश आजाद होने के बाद पहली बार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, दलित, सभी समाज, सभी वर्ग का जो सेवा करने का काम किया है, उनके किए गए कल्याणकारी योजनाओं को हम जनता के बीच में लेके जाने वाले हैं। और न्यूज 18 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भ्रष्टाचार पर करारा हमला बोला। अमित शाह ने कहा है कि देश में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमित शाह ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू का नाम लिए बिना उनके घर से 350 करोड़ रुपए मिलने पर भी कांग्रेस से जवाब मांगा है। करोड़ मिला है तो सामने सारे इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन को भी 6000 करोड़ मिला है, एक पैसा कम नहीं मिला है। राहुल जी ने सबसे पहले वो चंदा कहां से वसूल लाए, हफ्ता कहां से वसूल लाए, इसका हिसाब। हम तो कहते हैं इसमें एक पैसा हफ्ता नहीं है, ये शुद्ध रूप से पारदर्शी तरीके से लाया गया चंदा है। मगर वो खुद स्वीकार कर रहे हैं बॉन्ड की व्यवस्था हफ्ता वसूली है, तो उन्होंने 6000 करोड़ का हिसाब देना चाहिए। कांग्रेस के सांसद के घर से 355 करोड़ मिलता है। 10 मशीन एसबीआई की गिनते गिनते थक जाती है, गर्म हो जाती है, और ये कहते हैं कार्यवाही ना हो। भैया कार्यवाही का सवाल मत उठाओ, तेरे सांसद के घर से 350 करोड़ कहां से आया, वो सबसे बड़ा सवाल है। ये 355 करोड़ जो कांग्रेस के सांसद के घर से पकड़े, किसके, इसका जवाब देना चाहिए उनको। और बाद में ईडी कार्यवाही नहीं करे, ऐसा नहीं होगा। जो करप्शन करेगा उस पर कठोर कार्यवाही होगी और जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे।
वहीं झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चाईबासा कोर्ट की ओर से जारी गैर जमानती वारंट पर 1 महीने के लिए रोक लगा दी है। इस सिलसिले में हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। 27 फरवरी को चाईबासा कोर्ट ने अवमानना केस पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। ये मामला साल 2018 का है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के मानहानि से जुड़े मामले में चाईबासा की विशेष अदालत के द्वारा गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया था, जिसे चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी। उस मामले पर आज सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत ने 1 माह के लिए वारंट को स्थगित कर दिया है और कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसका अनुपालन करना है। वहीं होली से पहले हजारीबाग में खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन में नजर आ रहा है। मटवारी गांधी मैदान स्थित कई दुकान, रेस्टोरेंट, होटल का फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने जायजा लिया। इस दौरान कई दुकान में मिलावटी खाद्य सामग्री तो कई दुकान में मिलावटी पनीर भी पाया गया। विभाग की टीम ने इसका सैंपल कलेक्ट कर लिया है। विभाग की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि होली को देखते हुए जांच लगातार की जा रही है। ताकि हम लोग मीटर से जांच किए हैं तेल का कि उस तरह का, और सबको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि 2 बार के अलावा उनको किसी भी रूप में यूज नहीं करेंगे। और नमकीन मिक्सचर वाले का हम लोग सैंपल भी लिए हैं और वहाँ से ऑयल का और नमकीन का भी सैंपल लिए हैं। उससे पता चलेगा कि वो किस कदर और किस लेवल का क्वालिटी का मसाला और तेल यूज करते हैं। वहीं पश्चिमी सिंहभूम की सोनुआ में पुलिस ने अवैध बालू लदे 6 ट्रैक्टर को पकड़ लिया। ये सभी ट्रैक्टर गुदड़ी प्रखंड में कारू नदी के बालू घाट से अवैध रूप से बालू का खनन और उठाव कर ला रहे थे। पुलिस ने अवैध बालू लदे सभी 6 ट्रैक्टर को सोनुआ थाने में रखा है और खनन विभाग को सूचना दे दी है, जिसके बाद खनन विभाग के अधिकारी अब आगे की कार्रवाई करेंगे। वहीं देश भर में होली की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और इस बार 24 मार्च को होलिका दहन होगा, जबकि 25 मार्च को होली खेली जाएगी। हालांकि होलिका दहन वाले दिन सुबह से ही भद्रा लग रहा है। भद्रा काल में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए और ऐसे में उहापोह की स्थिति बन गई है। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पीके शास्त्री ने होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी है। उनसे बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रचना ने। कि होली का त्योहार आने में कुछ ही दिन बचे हैं और लोगों में अब ये कंफ्यूजन है कि इस बार जिस तरीके से लोगों को ये भ्रम की स्थिति है कि भद्रा का साया होगा, कब होलिका का दहन होगा, कब शुभ मुहूर्त होगा, तो यही जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पीके शास्त्री हैं। अगर भद्रा के दौरान हम रक्षा सूत्र बांध देते हैं या होलिका दहन करते हैं तो ये शारीरिक हानि करती है, जैसे चोट लग जाना, गिर जाना, भय होना, अचानक से नकारात्मक तत्वों की उत्पत्ति हो जाना। इसलिए भद्रा के दौरान खास करके होलिका दहन पर विशेष ध्यान रखा जाता है कि होलिका का जो दहन है भद्रा के दौरान नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसे में किया गया जो कार्य है वो हानि उत्पन्न करता है। तो पंडित जी, हानि उत्पन्न करता है तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या होगा? होलिका दहन का जो मुहूर्त है रात में 11:14 से, क्योंकि 11:13 तक तो भद्रा चल रही है और जैसे ही भद्रा समाप्त होती है उसके पश्चात जो है रात्रि में 1:44 तक होलिका दहन किया जा सकता है। 11:14 से किसी को देर होती, सवेर होती, कोई बाहर होता। और होलिका दहन करना इसलिए होता कि हम साल भर जो कार्य करते हैं, साल भर हमारे जीवन में जो नकारात्मक तत्व होते हैं उनको दूर करने के लिए नकारात्मक मेमोरी को हम डिलीट करते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है कि होलिका दहन का जो समय है वो रात्रि 11:14 से है। उससे पहले भद्रा का साया रहेगा। हालांकि होलिका की पूजा करने का जो समय है सुबह 9:56 से है। पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन होलिका दहन
आप रात्रि 11:14 पे करें, यही शुभ मुहूर्त है। और कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। खबर गुमला से है, जहां लगातार हो रही बारिश और तेज हवा का असर नजर आ रहा है। करंज थाना क्षेत्र के कई गांव में घरों की छत ही उड़ गई और इसमें एक निजी स्कूल का एस्बेस्टस उड़कर टूट गया है। वहीं बेंच डेस्क भी क्षतिग्रस्त हो गए। बेरी टोली में सुधा देवी के घर पर विशाल पेड़ गिर गया, जिससे उनके सामने रोजी रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। तूफान से नुकसान का मुखिया ने जायजा लिया, साथ ही पीड़िता को आपदा प्रबंधन विभाग से हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। और अब बात झारखंड की राजधानी रांची के मौसम के मिजाज की। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में बंगाल की खाड़ी में आए साइक्लोन का असर देखा जा रहा है। 16 मार्च से ही लगातार दोपहर बाद आसमान में काले बादल छाने से रांची में बारिश भी लगातार हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 21 मार्च तक मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा। राज्य भर के कई जिलों में ऐसा ही मौसम रहेगा। 22 मार्च से मौसम के सामान्य होने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम के मिजाज को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। बंगाल की खाड़ी में आया सर्कुलेशन झारखंड का पीछा नहीं छोड़ रहा। राजधानी रांची समेत कई जिलों में 16 मार्च से ही लगातार बारिश हो रही है। दोपहर के बाद अचानक आसमान में बादल छाते हैं, फिर बारिश होती है और न्यूनतम तापमान में भी कमी आती है। हालांकि कहा जा रहा है, जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 21 मार्च तक मौसम का यही हाल रहेगा। हमारे साथ राजधानी के कुछ लोग हैं जो मौसम के इस बदले मिजाज का आनंद ले रहे हैं। ये जो बदला मिजाज है, तबीयत भी खराब हो रही है लोगों की, क्योंकि गर्म ठंड दोनों मिक्स हो रहा है। हाँ, सही कहा आपने। समझ में नहीं आ रहा। सुबह तो मौसम खुला रहता है, लेकिन दोपहर में अचानक जो है एकाएक बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लगती है और ऑफिस से आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन पिछले दिन पहले, कुछ दिन पहले गर्मी हो रहे थे, अब गर्मी आ गई, लेकिन मौसम करवट ली। अब इसके बाद ठंडी आने लगी। कुछ दिन पहले हम लोग पंखा चला रहे थे, अब कल से फिर हम जो है कंबल ओढ़ करके सो रहे हैं। तो मौसम है, यह है कि आनंद आ रहा है, इस मौसम का आनंद उठा रहा है कि गर्मी के बाद आ गई ठंडी और निकल गई बंडी। सही कहा आपने, सही कहा, पूरी तरह सही बोला। लेकिन होली से पहले आमतौर पर जो राजधानी के लोग हैं ये जानते हैं कि एक बार ऐसी बारिश आती है, ओले गिरते हैं, जो मंजर भी आम का गिरता है इसमें। अभी तो होली से पहले मौसम बहुत अच्छा हो गया है। पिछले दिन कुछ गर्मी थी, अभी ठंडा आ गया है। अच्छा रहेगा कि होली से पहले मौसम ठीक हो जाए, ताकि हम लोग होली का अच्छा से मजा ले पाए। तो देख रहे हैं कि बता दें कि बंगाल की खाड़ी में जो सर्कुलेशन है, जो टर्फ बना है, उस टर्फ का असर 21 मार्च तक राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में रहेगा। हालांकि आज भी जो है हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है और कहा जा रहा है कई जगहों पर ओलावृष्टि भी आज हो सकती है। लिहाजा लोगों की मौसम पर नज़र है और लोग यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि होली से पहले मौसम का यह मिजाज बदल जाए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।